मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी प्रभातकरण अखबार के लिए यहाँ आया हूँ। जिस स्थान पर मैं आया हूँ वह है 110 स्नेहनगर। इस पंक्ति में मैंने देखा कि एक से बढ़कर एक घर बंगले हैं, लेकिन यह घर नहीं मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती पुत्र आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे साहब रहते हैं। वे कालजयी लेखक हैं, जैसा कि पूरा भारत इस बात को अच्छे से जानता है। उन्हें व्यास सम्मान मिला है के बिरला फाउंडेशन का। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि गुलारा बेगम, इसे कम से कम 7 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और हिंदी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है कि उसकी कोई किताब, उसका कोई उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। नायक रहे फारूक शेख इस उपन्यास पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे साहब ने अपने मूल्यों की खातिर उन्हें मना कर दिया। बहरहाल आदरणीय, आपके सम्मान में एक बात कहना चाहूँगा कि मैं उम्र में, मेरी हैसियत में आपके ग्रैंडसन की तरह हूँ और आपके पास बैठने की मेरी हैसियत नहीं है। फिर भी इस इंटरव्यू की एक बाध्यता है कि मैं आपके पास बैठूँ। आपका बहुत स्वागत करता है ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात किरण। मैं आपसे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करूंगा, फिर हम आपके साहित्य पर बातचीत करेंगे। आदरणीय, आपका पूरा नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके आदरणीय पिताश्री और माताश्री का नाम? मेरा नाम शरद पगारे है और पिताजी का नाम केवलराम पगारे था और माँ कौशल्या देवी थी। आपके आदरणीय पिताश्री का व्यवसाय क्या था? व्यवसाय वो वकील के मुंशी थे जी। और कानून के मामले में उनकी अच्छी जानकारी थी। जी। जाहिर तौर पर आप मेधावी छात्र रहे थे स्कूल जीवन में, कॉलेज जीवन में? नहीं, शुरू से ही मैं मेधावी, तो मेहनत से मेधावी बना। जी। यानी कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न इंटेलिजेंट, मैं पैदाइशी विद्वान नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ाई करके और न केवल हिंदी साहित्य, मराठी, गुजराती और फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य, यूरोप के रशियन साहित्य, टॉलस्टॉय, डॉस्टोवस्की और मोपासा और ऐसे बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं का मैंने विद्यार्थी जीवन में अध्ययन कर लिया था। जो आप हैं, क्या आपके पिता आपको यही देखना चाहते थे? नहीं, उनकी इच्छा थी कि मैं वकालत करूं, परंतु वो जिस वकील के साथ में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी मुंशीगिरी पर बड़ा भारी यानी आघात आया। यानी वो जो आमदनी पहले माधवराव देवधर वकील के यहाँ उनको मिलती थी, वो बाद में नहीं मिली। कारण क्या है कि नए नए वकील, नए नए लड़के आ गए, उनका वकालत करने का तरीका बिल्कुल अलग था और उनका पेमेंट का लेने का तरीका भी अलग था। तो मुझे मैट्रिक पास होते ही 18 साल की उम्र में घर के आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए नौकरी करना पड़ा। जी। आपकी माता राम आपको क्या बनते हो देखना चाहती? माता राम तो मेरे पर बहुत विश्वास था और वो हमेशा कहती थी, मेरी 5 बहनें थी, ये तेरी बहनें नहीं, तेरी बेटियां हैं और इनका तुझे इनका ध्यान रखना है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शादी के पहले मैंने 2 बहनों की शादी की, कन्यादान किया। और जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तो शादी के बाद फिर 2 बहनों का मैंने कन्यादान किया। तो वो चारों बहनें, जिनमें से अब तो 5 बहनें थी, 3 बहनें तो अब रही नहीं, 2 बहनें हैं, पर 5 बहनें मुझे कहते थे कि हमारे पिता तो आप ही हो और भाभी हमारी माँ है।
कॉलेज में प्राध्यापक बनने के पहले आपको जो संघर्ष करना पड़ा घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, पढ़ाई के लिए अर्थ जुटाने के लिए, वो क्या था? वो मैं बाबूगिरी क्लर्क, कहाँ पर? खंडवा में, जनपद सभा में। जी भगवंत राव मंडलोई जी के बेटे जी रामचंद्र राव मंडलोई जनपद के चेयरमैन थे, और पिताजी का भगवंत राव जी मंडलोई से अच्छा परिचय था, यानी आर्थिक परेशानी में आने के बाद भी भगवंत राव जी मंडलोई और मेरे एक सरपरस्त थे लक्ष्मी नारायण गांव सिंधे। मैंने उनको जाए कहा कि आप मेरे लिए कुछ करिए क्योंकि घर की हालत तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जनपद सभा में मुझे बाबूगिरी लगा दी। जी तो 4 साल तक मैंने नौकरी, और माखन लाल जी चतुर्वेदी की कृपा से खंडवा में कॉलेज शुरू हुआ। अच्छा। खंडवा में कॉलेज नहीं था। खंडवा के लड़के या तो नागपुर जाते थे, जबलपुर जाते थे, या इलाहाबाद जाते थे। तो दादा खंडवा के पितृ पुरुष थे, और दादा जब तक रहे प्रेमचंद से लेकर बड़े से बड़े साहित्यकार जब भी खंडवा से निकलते थे, खंडवा आकर दादा के यहाँ रहते थे। तो मैंने हिंदुस्तान के बड़े धर्मवीर भारती, आपको आश्चर्य होगा कि दादा के यहाँ 2-2 महीने रहते थे। अच्छा। और करवीर प्रेस में संपादकीय विभाग में वो काम करते थे। तो धर्मवीर भारती को यह धर्मयुग का प्रसिद्ध संपादक बनाने का श्रेय माखनलाल जी को था। आपका जन्म कहाँ और कब हुआ? खंडवा में 1931 जी। 6 जुलाई को हुआ। आदरणीय, इंदौर आना कब हुआ आपका? मैं नहीं, आप खंडवा में जब एसएन कॉलेज खुल गया, नीलकंठेश्वर कॉलेज, खंडवा में एक बाहेती थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, राजस्थान से आए थे, और खंडवा में उन्होंने बिजनेस से अच्छा पैसा कमाया। तो खंडवा में उन्होंने 2 धर्मशालाएं बनवाई, एक ओंकारेश्वर में बनवाई। तो जो एसएन कॉलेज था वो शहर के बाहर था, वहाँ कोई जाते नहीं थे यात्री लोग। तो दादा ने उनको बाहेती जी को बुलाया, बोले ये बिल्डिंग आप कॉलेज को दान में दे दी। उन्होंने दान में दे दी। तो एक निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी में खंडवा के जितने भी बिजनेसमैन और भगवंतराव मंडलोई थे, इन सब लोगों ने मिल करके कॉलेज प्रारंभ किया। जी। आदरणीय, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? बस बीए तो खंडवा में की। जी। और अब बीए के बाद तो खंडवा में कुछ नहीं था, तो और बिना नौकरी किए मैं पढ़ नहीं सकता था। तो खंडवा में एक प्रोफेसर साध थे नीलकंठेश्वर का, वो मेरे पढ़ाई से बड़े प्रभावित थे। तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर में महाकौशल महाविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, तो मुझे जबलपुर ले गए। तो जबलपुर में एडमिशन मिल गया, परंतु नौकरी नहीं मिली। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, वहाँ एक लड़कियों का कॉलेज था, मानकुंवर भाई महाविद्यालय, वहाँ एक जगह खाली थी। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ इंदौर की कोई विमला शर्मा प्रिंसिपल थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। परंतु वहाँ एक प्रोफेसर नाग थे, उनका जबलपुर में बड़ा दबदबा था। उनकी पत्नी मिसेस नाग उस वहाँ को मानकुर भाई कॉलेज के कार्यकारिणी की प्रभावशाली महिला थी। तो मेरा सिलेक्शन तो कर लिया विमला जी ने, और कहा कि मिसेस नाग की अगर स्वीकृति मिल गई तो आप नौकरी कर लेना। तो मुझे ये लगा कि भाई नौकरी भी मिल जाएगी, यहाँ से मैं एमए की पढ़ाई करूँगा और जो तनख्वाह मिलेगी उसमें से आधी से ज़्यादा तनख्वाह घर भेज दूँगा। तो मिसेस नाग आई, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे देखा, तो मुझे कहा आप बाहर बैठिए। मैं बाहर बैठ गया। उन्होंने विमला शर्मा को कहा कि लड़का खूबसूरत है, कोई लड़की भगा ले जाएगी तो कॉलेज की बदनामी होगी, इसलिए इस लड़के को नौकरी मत दो। यानी मुझे बाद में विमला शर्मा ने बताया कि इसलिए आपको नौकरी नहीं दी। यदि आपके महान संघर्ष जीवन को हम जाने तो ऐसा कौन सा क्षण है जो आपके लिए भुला देने वाला रहेगा? भुला देने वाला
तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं याद रखने वाले, जी यानी जिन्होंने मुझे परेशान भी किया, यानी संघर्ष में मदद भी की और उस संघर्ष को बढ़ाया भी। देखिए, अच्छी और बुरी दोनों ये बातें आपको सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। जी जो एहसान करता है वो भी याद रहता है, और जो आपके कैरियर में बाधा पहुंचाता है उसे भी आप याद रखते हैं। तो उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, मेरे को रामू भैया ने कहा कि आप नागपुर चले जाओ। भगवंतराव जी मंडलोई उन दिनों रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके यहाँ लोगों का इतना आना जाना खाना पीना रहता था कि रामू भैया खंडवा से उनको खर्च के लिए रुपए भेजते थे। तो कई बार मुझे उन्होंने भेजा तो रुपए लेकर के, तो मैंने उनको कहा कि रामू भैया ये आज यहाँ से वहाँ पैसे, मैं बोले यार शरद, वहाँ इतने लोग आते हैं, इतना खाना पीना होता है कि उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे खर्चा नहीं चलता। तो मैं उनके पारिवारिक सदस्य था, तो मैं नागपुर गया। तो उन्होंने सामने कहा बेटा कैसे आए? मैंने कहा, उनको सब काका साहब कहते थे। मैंने कहा काका साहब मुझे नौकरी चाहिए और मैं नागपुर में पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने नगर निगम को फ़ोन किया नागपुर को, तो उनका कल से भेज दीजिए। तो फिर उन्होंने कॉलेज में फ़ोन किया तो उनका तारीख बंद हो गई है। आप एडमिशन देंगे तो विधानसभा में आपके खिलाफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने कहा काका साहब, बोले नौकरी चाहो तो अभी लगा देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पढ़ने आया हूँ। मैं वापस आया। आपको आश्चर्य होगा कि उन दिनों में इंदौर में हड़ताल चल रही थी। तो घोष साहब थे प्रिंसिपल, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये आपके सुरेश सेठ, ये शर्मा, ये जो दादा लोग बाद में राजनीति में आए, तो इन्होंने हड़ताल कर दी। तो हड़ताल होने से क्या हुआ, तारीख आगे बढ़ गई। अब मैं इंदौर आया, इंदौर में कोशिश की तो एडमिशन भी मिल गया। और मिसेस पगारे के भाई, तो हाँ सुमन जी के भाई अंडर सेक्रेटरी, किसी ने मुझे कहा कि आप उनसे मिलिए, वो आपको नौकरी लगा। मैं उनसे मिला, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस के सोंदी साहब को फ़ोन किया, सोंदी साहब ने नौकरी दे दी। तो इंदौर में मुझे नौकरी भी मिल गई, एडमिशन भी मिल गया। जी तो होलकर कॉलेज में इतिहास में मैंने किया। तो आपको आश्चर्य होगा कि इतिहास में होलकर कॉलेज में 2-2.5 हज़ार लड़के लड़कियाँ आते थे। तो लड़कियों की भी सही, ये खंडवा के एक अनगढ़ विद्यार्थी के लिए आश्चर्य की बात थी। लोग टाई सूट में आते थे। आपके आदरणीय ज्येष्ठ पुत्र इतिहास के प्रोफेसर हैं, हिंदी के क्रिकेट कमेंटेटर हैं, लेखक हैं, संपादक रहे हैं चौथा संसार के। उनके अलावा आपके परिवार में और कौन लोग हैं? नहीं, उनके अलावा एक छोटा बेटा भी है, जी, क्या नाम है संदीप उनका? पगार है। जी वो बुरहानपुर सेवा सदन कॉलेज में जी प्रोफेसर है। एक बिटिया है, उसकी शादी हो गई है। जी उनके हस्बैंड यूको बैंक में ऑफिसर थे, अब वो रिटायर होकर इंदौर में सेटल हो गए हैं दोनों। और उनकी एक लड़की भी है, वो भी ME वगैरह है और कंप्यूटर में है, और बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। उसका हस्बैंड भी नौकरी करता है। उनका लड़का यहाँ आयशर पीथमपुर की अवसर कंपनी में काम कर रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे कैरियर को बनाने में लूनिया साहब का बड़ा हाथ था। जी मैं जब आया तो मेरे से बड़े बड़े लड़के थे, टाई सूट में आते थे, मैं डर के मारे पीछे बैठता था। परंतु मैंने परीक्षा में टॉप किया आगरा यूनिवर्सिटी। तो टॉप करते ही मैं लूनिया साहब का फेवरेट रहा। उनने मुझे घर बुलाया, सारी परिस्थिति का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में जब मैंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया तो मेरी नौकरी लग गई गवर्नमेंट कॉलेज मऊ में। मैंने इंदौर के कई समारोह में देखा, साहित्य समारोह में आप पैदल पैदल आते हैं। आप हाँ, 91 वर्ष की उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है? यानी 91 की आयु में भी मैं पैदल जानबूझ करके चलता।
अच्छा। गाड़ी है यहाँ हाँ हाँ। सुशीम के पास जी में, जी। बहू के पास भी है, परंतु पैदल चलने से एक वर्जिश होती है, जी क्योंकि 91 की उम्र में मैं और दूसरी कोई कसरत तो कर नहीं सकता तो ये सबसे इजी है। और जब मैं अब थोड़ा डॉक्टरों ने मना किया है, तो अब मैं घर में ही घड़ी लगाकर पौन घंटे वॉकिंग करूँ। अच्छा, आप कितने बजे जाग जाते हैं और रात्रि मैं विश्राम किस समय हाँ करते हैं? मैंने आपको बताया ना कि नौकरी भी लग गई तो पैसे घर भेजता था, तो पिताजी का मुझे बार बार बुलाया करते थे कि तो अब उनको ये डर लगता था कि मैं हाथ से निकल जाऊंगा, तो तू वापस आ जा, जनपद की नौकरी कर ले। मैंने कहा कि मैं बाबू बन के मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, हैं। और वो मुझे यहाँ तक डराते थे कि तू नहीं आएगा, तेरी बहनों को अनाथालय में दे आऊँगा। मैंने फिर लूनिया जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि अब भाग्यवान है कि इतना प्रतिभाशाली लड़का मिल रहा। और जब नौकरी लग गई तब तो सारे संकट दूर हो गए, क्योंकि प्रोफेसर बनते ही तनख्वाह एकदम 200-250 रुपये हो गई, तो वो काफ़ी बड़ा पैसा भेजता था। और यहाँ साहित्य की यहाँ 2 अखबार थे, एक तो इंदौर समाचार, एक जागरण, पुरुषोत्तम विजय का। हाँ पुरुषोत्तम विजय का, दूसरा जागरण और तीसरा नई दुनिया। तो नई दुनिया में बाबू गुलाब चंद जी छजरानी थे और ये आपके वो थे राहुल बारपुते थे। तो मैं राहुल नई पहले जागरण से जुड़ा, वहाँ कहानियाँ लिखने लगा। उसके बाद में जागरण झगड़े में बंद हो गया और फिर नई दुनिया में आया। मेरा सवाल ये कि इस उम्र में आप कब जाग जाते हैं और कब सोते हैं? हाँ, तो मैं यही बता, तो जब मैं लिखने लगा तो कॉलेज मुझे जाना पड़ता था सुबह 6:30-7 बजे। 7 बजे होलकर कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती थी। देर से जाने पर प्रोफेसर लोग भगा देते थे, तो मुझे 4:30-5 बजे उठना पड़ता था। मैं खजूरी बाजार के अंदर पीछे गली में रहता था एक कमरे, तो सुबह उठ करके 4-4:30 बजे उठ के नहा धो करके ठीक 5:45 बजे साइकिल से निकल जाता था। वहाँ कॉलेज में पढ़ा अटेंड करके 10:30 बजे क्लास छूटने पर राजवाड़े आके होटल में खाना खा के नौकरी में आ जाता था। तो वो जो जल्दी उठने की आदत पड़ी आज भी बरकरार है वो अभी भी बरकरार। अभी मैं आया था, मैं देख रहा था आप लेखन कर रहे थे। लेखन के लिए आपका एक तय वक्त क्या है? यही सुबह 4:30-5 बजे जी। और दोपहर में जब घर में कोई नहीं होता तब मैं लेखन। जी, अभी इस उम्र में आपका नाश्ता क्या रहता है, दोपहर भोज क्या रहता है, रात्रि भोज क्या रहता है? अपने प्रिय पकवानों के बारे में बताएं। तो अब तो आपकी आंटी जी भाभी जी बना देती हैं। जी। पोहा है जी। कभी कभी भजिया भी बना देती हैं, और इडली है, डोसा है, और यानी वेजिटेरियन। अच्छा, सुशीम ब्रेड ले आता है जी। तो ब्रेड की सैंडविचेस है, ब्रेड के मक्खन लगाकर टोस्ट वगैरह लेता हूँ। तो मैं सुबह जब 5 बजे उठता हूँ तो फ्रेश होने के बाद में मैं, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं टोस्ट मक्खन के 2-3 टोस्ट ले लेता हूँ, साथ में दवाई लेता हूँ, फिर लिखने बैठ जाता हूँ। पुराने इंदौर को आपने जिया है, देखा है, नए इंदौर को भी आप जी रहे हैं, देख रहे हैं, क्या तुलना करते हैं दोनों इंदौर की? नया इंदौर बहुत बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग आ गए हैं, नए नए विचार, नए नए खान पान, नया नया रहन सहन। यानी अब जो यानी पहले आपस में जो स्नेह, जो प्रेम जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग दायरों में बट गए हैं। जैनियों का ग्रुप अलग हो गया है, पंजाबियों का ग्रुप अलग हो गया है, खान पान में बहुत परिवर्तन आ गया है, और होटलिंग का ज़्यादा हो गया है, फैशन ज़्यादा आ गई है ना। अच्छा, गुंडागर्दी बढ़ गई है, चेन खींच लेना महिलाओं के गले से, ये आए दिन की बात हो गई है। आदरणीय, आपने किन किन देशों की यात्रा की? जी, मैंने 1987 में
रोटरी इंटरनेशनल ने विश्व से 10 प्रोफेसर को, विजिटिंग प्रोफेसर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पढ़ाने के लिए भेजने की योजना बनाई। तो मैंने भी अप्लाई किया, मैं आ गया था इंदौर। कौन कौन से देश गए आप? हैं? कौन कौन तो से देश मैं गए? 87 में मैं थाईलैंड गया। हाँ शिल्पकर्ण यूनिवर्सिटी में मैंने एक सेशन पढ़ाया जी। और वहाँ चूँकि तनख्वाह अच्छी मिली, ये $10,000 मिले मुझे। तो फिर वापसी में मैं सुशीम भी आया, इनकी मम्मी भी आ गई। फिर सुशीम तो हांगकांग होते हुए वापस चला गया, फिर इनकी मम्मी मेरे साथ रही। तो हम करीब 6 महीने में वहाँ रहा और फिर वापसी में हांगकांग गया। मैंने कहा पैसा काफ़ी मिला है, इंडिया ले जाएंगे तो इनकम टैक्स का चक्कर रहेगा। तो हांगकांग गए, वहाँ से सिंगापुर आया, सिंगापुर से फिर वापस आया। इसके बाद मैं मॉरिशस भी गया एक कॉन्फ्रेंस में और करीब वहाँ भी 8-15 दिन रहा। श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ भी मैं गया। उसके बाद में अपने मुझे पैसे का कोई ज़्यादा लालच नहीं रहा। और किन देशों में गए आप? हाँ, मैंने फिर एक बम्बई की एक ललित करके थे, उनकी एक ट्रैवल एजेंसी थी, तो फिर यूरोप का टूर किया। अच्छा, यूरोप का टूर। भारत में जिन पर्यटन स्थलों पर आप घूमे उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद रहा? पूना। पूना। उसकी वजह? जी वजह? जी हाँ, पूना जो था वो पेशवाओं की राजधानी थी। जी और मैं अभी जो उपन्यास लिख रहा हूँ जी। मस्तानी के ऊपर, अमर प्रेमिका, हाँ तो वो पूना देखने के लिए मुझे ज़रूरी रहा। तो मैं पूना कई बार गया। उसके अलावा भी मैं जलगांव भी गया और आपके अजंता, एलोरा और नासिक में त्र्यंबकेश्वर, वहाँ 12वें ज्योतिर्लिंग वगैरह है, तो वहाँ भी गया। और घृष्णेश्वर में भी एक ज्योतिर्लिंग है। एक बात आपको बता दूं मैं कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता हूँ। रिटायर होने के तुरंत बाद मैं और आपकी भाभी आंटी जी 4 धाम की यात्रा पर चले। जी। मैंने कहा अभी हाथ पाँव चल रहे हैं तो 4 धाम कर रहे हैं। यानी आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से करीब 9-10 ज्योतिर्लिंगों के मैंने दर्शन किए। करेंगे। आदरणीय, आपके पसंदीदा लेखक कौन है? पसंदीदा लेखक स्टीफन ज्विंग है। जी। उसने यूरोप की महान नारियों के ऊपर अच्छे बढ़िया उपन्यास लिखे। आपका पसंदीदा उपन्यास का नाम और आपकी पसंदीदा कथा? पसंदीदा उपन्यास स्टीफन ज्विंग का जी मेरी एंटवाइनेट है। जी। यानी फ्रांस की महारानी और मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट, और इन पर जो उपन्यास लिखे गए हैं वो अद्भुत है। उन्होंने मुझे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में एक नई दिशा दी। कोई ऐसी कथा जो आपने पढ़ी हो, बहुत याद हो आपको? हाँ, स्टीफन ज्विंग की है जी मेरी एंटवाइनेट, फ्रांस की महारानी के ऊपर। जी। जैसे इंदिवर ने कहा था कि मैं नहीं लिखता, कोई शक्ति आकर लिखवाती है, तो आपको भी हाँ, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं जी आप, सही कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं नहीं लिख रहा होता पर दिमाग में कहानी चलती रहती है अच्छा। और मुझे पता नहीं चलता। और जब वो दिमाग में चलती है तो एकदम सामने आ जाती है, तो मैं दौड़ करके लिखने बैठ जाता। जी। भारत में चुनिंदा लेखकों को के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान मिला है। जी हाँ, यह सौभाग्य आपको ही प्राप्त है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको बता दूं जी कि साहित्य में मेरा कोई गॉडफादर नहीं, जी यानी कोई मेरे नाम की सिफारिश करे पुरस्कार के लिए, कोई नहीं है। और जितने भी पुरस्कार हैं बिरला फाउंडेशन के, सब दिल्ली वालों को मिले। अच्छा। मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट आप देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि मुझे पुरस्कार कैसे मिल गया। पुरस्कार मेरी कृति ने दिलाया, यानी जो पाटलिपुत्र के साम्राज्य, पाटलिपुत्र की साम्राज्य। हाँ, मैंने इतिहास के ऐसे पात्र उठाए हैं जैसे अमृतलाल नागर, धर्म अपने
वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री ने काम नहीं किया। उन्होंने प्रसिद्ध उठाए, मैंने गुलारा बेगम लिया, अननोन कैरेक्टर। फारूक शेख साहब जो प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, वो गुलारा बेगम पर फिल्म बनाना चाहते थे, आपने उनके प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? नहीं, कारण क्या था कि जो व्यक्ति उसे बनाने वाला था, उस व्यक्ति ने, हिमेश रेशमैया के फादर ने मुझे जब बुलाया तो मुझे सोने के लिए ज़मीन पर बिस्तरा बिछा दिया। मुझे शौक लगा। मैंने कहा कि मैं कोई भिखारी आदमी थोड़ी हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। और दूसरा, उसने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें लिख दिया कि अगर इस पर कोई लिटिगेशन हुआ तो आपको भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम तो कहानी बेच के अलग हो जाएंगे, हम काहे को कोर्ट में जाएंगे? तुम कहानी में कमर्शियल परिवर्तन करोगे, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। तो इन दो बातों से, एक तो उसने मेरा अपमानजनक व्यवहार किया, और दूसरा उसने ये जो शर्त डाली ये मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं मना करके चला आया। आपका नया उपन्यास आ रहा है, बुद्ध जनपद कल्याणी आम्रपाली का था। जी हाँ, इसके बारे में बताएं। ये उपन्यास जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है जी। उस समय सारा यूरोप जो था वो अंधकार में डूबा था। उस समय 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और आम्रपाली ये प्रसिद्ध चरित्र थे। हैं, और वासव दत्ता, उदयन, ये भी प्रसिद्ध चरित्र थे। आपने आम्रपाली को जनपद, हाँ, आम्रपाल, आपको आश्चर्य होगा हाँ कि जब मैं लिखने बैठा और मैंने पाली ग्रंथों में रिसर्च किया तो मुझे 3 राजनर्तकी और मिली। एक तो उज्जैन में पद्मावती मिली, अच्छा, जिसे वहाँ के म्यूजियम के क्यूरेटर दीक्षित साहब ने खोद निकाला। दूसरी मुझे वासव दत्ता उदयन के यहाँ मागंधिया मिली, और तीसरी शालवती मगध में। तो शालवती का उल्लेख उनने कामायनी के जयशंकर प्रसाद ने किया। इन चारों राजनर्तकियों पर मैंने ये उपन्यास लिखा है। आपने ऐतिहासिक उपन्यास ही लिखे या समसामयिक विषयों? नहीं, समकालीन भी लिखे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कर्नाटक में आज भी देवदासी प्रथा है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि 15,000 देवदासी लड़कियां मद्रास, दिल्ली, मुंबई के ब्रॉथेल्स में बेची जाती हैं। इस पर मैंने उजाले की तलाश लिखा जी। और नक्सल मूवमेंट, हाँ, नक्सल मूवमेंट पर भी बदलते रूप, हाँ, नक्सल मूवमेंट पर भी है कि किस प्रकार नक्सल मूवमेंट प्रारंभ क्यों हुआ, उसकी जड़ क्या थी, यहाँ से मैंने शुरू किया। दक्षिण में देवदासियों पर आपने उजाले की तलाश उपन्यास लिखा है। जी हाँ, उस बारे में बताएं। हाँ, इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है और रूपा ने इसे पब्लिश किया है, और ये 14 अंग्रेजी जानकार देशों में रिलीज। अभी आप बातों में बता रहे थे कि दक्षिण में देवदासी प्रथा आज भी है। हाँ, आज भी है, आज भी है। अंग्रेजी के जो उपन्यास है वो हिंदी में उनका अनुवाद होता रहा है, लेकिन आपने जो लिखे उनका अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हुआ है। कैसा लगता है आपको? हाँ, वो अच्छा लगता है। आप दूसरी भाषा में जाते हैं तो दूसरी भाषा के साहित्य प्रेमियों का आपको प्यार और आदर मिलता है। जी, आदरणीय, ऐतिहासिक उपन्यास लेखन क्षेत्र में आप कैसे आए? मैं इतिहास का प्रोफेसर रहा जी। BA तक इतिहास था, MA में इतिहास था, और इतिहास के अध्ययन के समय में मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, और इतिहास तो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। यदि इसको उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो आपको एक बड़ा पाठक वर्ग मिलेगा, और वो हुआ। गुलारा बेगम पर जब मैंने लिखा तो उसके 11 संस्करण हुए, मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी में अनुवाद हुआ। बेगम जैनाबादी, औरंगजेब की प्रेमिका पर मैंने लिखा, किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद सम्राट अशोक की तो सब तारीफ करते हैं, और हम कहते हैं माता प्रथमो गुरु, तो अशोक को मानता के गुण किने दिए, माने दिए, धर्मा ने। उसके बारे में इतिहास साइलेंट है। नया उपन्यास का लिख रहे हैं आप? मैं इस बार अमर प्रेमिका मस्तानी पर लिखा, एक नए दृष्टिकोण, यानी बाजीराव की बहुत तारीफ हुई है,
हाँ, लेकिन इस पर तो फिल्म बन चुकी है। वो फिल्म अलग है, फिल्म कमर्शियल है। तो आप नया क्या लिख रहे हैं इसमें? मैं तो इसमें नई चीज ला करके दे रहा हूँ ना जी। कि बाजीराव को बाजीराव और महान बनाने में जी। उसके पिता का हाथ था। जी। बालाजी राव से मैं शुरू कर रहा हूँ। जी। मैं इतिहास की सच्चाइयों को पेश कर रहा हूँ और वो उनको फिल्म बेचना है, मुझे थोड़ी बेचना है। मैं तो प्रकाशक को दे दूंगा, प्रकाशक बेचेगा, उसमें इतिहास भी होगा, इतिहास की नींव के ऊपर वो उपन्यास खड़ा हो। ऐसा कोई विषय है जिस पर आप लिखना चाहते हैं, लिखना बाकी रह गया हो? नहीं, हाँ है, रानी रूपमती पर है अभी, पर अभी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि मैं बिना रिसर्च के नहीं लिखता गौरी शंकर जी। जी, जी, जी। मैं पहले अब ये देखिए, यहाँ किताब पड़ी हुई है, ये जी। पेशवा घराने का इतिहास, ये उनने नहीं पढ़ी है जिन्हें फिल्म बनाई है। मैंने पेशवा घराने का इतिहास मंगाया है, बालाजी का इतिहास मंगाया, मैंने छत्रसाल का इतिहास मंगाया। छत्रसाल मस्तानी के पिता थे, बाप हिंदू था, माँ मुसलमान थी, वो ईरान की रहने वाली थी। तो ये थोड़ी बताया बाजीराव मस्तानी में, क्योंकि वो ईरान से हिंदुस्तान आई थी, अपना कैरियर बनाया, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन। तो वो अपनी खूबसूरती बेचने आई थी। नूरजहाँ ईरानी थी, आपके मुमताज़ बेगम ईरानी थी। तो दुनिया में ईरानी औरतें बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं। तो वो अपनी खूबसूरती को एनकैश करने इंडिया आई थी और दिल्ली पहुंची, वहाँ उसका मूल्यांकन नहीं हुआ उसकी सौंदर्य का। तो किसी ने कहा कि तुम छत्रसाल के पास चली जाओ। छत्रसाल ने उससे शादी कर ली, उससे ये पैदा हुई अपने। आप ऐसा मानते हैं कि इंटरनेट, मॉडेम और एंड्रॉयड मोबाइल ने साहित्य को नुकसान पहुंचाया? बहुत बड़ा नुकसान, साहित्य का भविष्य के साथ बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हर आदमी तो इंटरनेट नहीं देखता, और हर इंटरनेट में या फेसबुक में वो घटना लंबाई में नहीं आती। हम चरित्र का मनोविश्लेषण करते हैं और फिर लिखते हैं, तो मनोविश्लेषण कहाँ आएगा? वो तो एक कहानी आपको परोस देते हैं और कहानी आप पढ़ लीजिए। आखिरी सवाल, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के साहित्यकारों की तुलना आप कैसे करते हैं? तुलना इसलिए करते हैं कि नई पीढ़ी में लिखने की जल्दी है, प्रकाशित होने की जल्दी है, चर्चित होने की जल्दी है, पैसा कमाने की। और पुरानी पीढ़ी, हम सभी के लोग जिस भी विषय को उठाते हैं उस विषय में गहन अध्ययन करते हैं कि किस बैकग्राउंड में बाजीराव आया और बाजीराव को बाजीराव बनाने में किसका ये फिल्म में नहीं है, ये आपके इंटरनेट पर नहीं आएगा ये, क्योंकि इंटरनेट में एक जगह कमती होती है, एक दायरा होता है, उसकी सीमा होती है। लेखन में सीमा नहीं होती, और लेखन जो है इंटरनेट क्या है, इरेज हो जाता है। किताब तो सदियों चलती है। तुलसीदास आज भी हमारे साथ है, रामायण के माध्यम में कबीर आज भी हमारे साथ है, वेद हमारे साथ हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि विश्वामित्र को मरे सालों हो गए, पर गायत्री मंत्र के कारण आज भी हमारे साथ। तो ये है आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे साहब, कालजयी उपन्यासकार, लेखक। इन्होंने मुझ जैसे अदने व्यक्ति को अपने पास बिठाया, मेरी जिज्ञासा को शांत किया, मेरे उन सवालों का जवाब दिया जो शायद आपके भी सवाल हों। मैं गौरी शंकर दुबे, ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात किरण के लिए आदरणीय पगारे साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं, और इनके भीतर बैठे सरस्वती पुत्र और परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं। आदरणीय ये बताएं, आधी सदी से ज़्यादा गुजरे जबकि 64 बरस हुए आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे साहब का विवाह हुआ, यह सफ़र कैसा रहा? बढ़िया रहा, और क्या। सब लेखक के रूप में आप उन्हें कैसा पाते हैं? नहीं, लेखक के रूप में नहीं, साधारण
जीवन भी अच्छा रहा और लेखक के रूप में भी सहायता करी। और क्या, पहले मैं ही पढ़ती थी उपन्यास, अच्छा स्क्रिप्ट लिखते थे, उसके पहले मैं पूरा पढ़ लेती थी, फिर छपने जाता था। अच्छा, ये थोड़ा एक मधुर प्रश्न भी है, इसमें थोड़ी शरारत भी छुपी है, हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब रात में कभी भी उठकर लेखन कार्य करने लगे, हाँ वही तो तो हाँ। आपको इससे कुछ असुविधा हुई? आप होती है पर लिख लेते, मैंने कहा लिखना है तो लिखो ना, और क्या, रोक कैसे सकते हैं। अच्छा, जितने उपन्यास उन्होंने लिखे, हाँ, including सब पढ़े, गुलारा हाँ। बेगम, आपने सभी पढ़े? सभी पढ़े, पहले ही पढ़ लेती हूँ मैं। अच्छा, एक मतलब पति देव से इतर आपको वो एक लेखक या एक मनुष्य कैसे नजर आते हैं आपको? ठीक है, सरल स्वभाव है, बस यही है कि सब टाइम टेबल से काम होना, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना। नाश्ता सवेरे चाहिए या नहीं चाहिए, 8:30-9 बजे के बीच, खाना 12-12:30 बजे के बीच। तो उसके लिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मैं घूमने भी जाती हूँ तो जल्दी से आके पहले चाय भी नहीं पीती हूँ और पहले नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, जैसे कि 91 बरस के हुए हाँ सर, तो ऐसा कहा जाता है कि इस उम्र में बाल स्वभाव आ जाता है, तो कभी हाँ। आत्मवादिता करते हैं? हाँ, वही देर नहीं होना कुछ भी खाने पीने में। डायबिटीज़ है, अपन बोलते मीठा मत खाओ, तो बोले मैं खाता ही कितना हूँ, जरा सा तो खाना ही है। तो अभी भी खाया, वो मीठा दिया ज़्यादा था तो फिर गुड़ खाया, पर खाया। बिस्किट खाना है, मीठा तो खाना है, थोड़ा थोड़ा देती हूँ और क्या। वैसे डायबिटीज़ कंट्रोल में है, पर मीठा चाहिए बिल्कुल, तो मैं बोल भी देती हूँ कि मत खाओ बिल्कुल, तो बोले देना पड़ेगा मेरे को जरा सा। वो निसंदेह ईश्वरीय अंश के कलाकार है वो, लेकिन आपको लगता है कोई देवी शक्ति आकर उनसे लेखन कार्य कराती है? अब वो तो वही जानते होंगे ना, उनमें जो शक्ति है, वो जो विचार आते हैं वो लिखते हैं। जी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो है उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, हाँ, लेकिन जब उन्होंने के बिरला फाउंडेशन का ब्याज सम्मान जीता, तो हाँ। इनको आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? सेलिब्रेट किया, सबको खुशी हुई, सबको बच्चों को फ़ोन किया और क्या, सबकी बधाइयाँ आना शुरू हो गई और क्या। आप उनके लिए एक अच्छे रसोइये का काम भी करते हैं, बहुत अरे दिन भर भोजन देते हैं। खाना खाना खाना, तो उनकी फिटनेस का राज क्या मानते हैं आप? यही है कि टाइम से खाते हैं, और ज़रा सा खाएंगे पर 4 बार खाएंगे। सवेरे भी नाश्ता होना, 4 बजे भी नाश्ता होना, थोड़ा सा कुछ भी, ठीक है, चूड़ा आपसे वूड़ा, बात करने के बिस्किट लिए बहुत बहुत वगैरह। धन्यवाद। हाँ।